मेरा नाम काय हरता है। मैं 18 साल का हूँ और इस वक्त मैं क्रूज शिप पैसिफिक स्टार के डेक पर बैठा अपने फ़ोन पर अपना पसंदीदा शो देख रहा हूँ। मेरे चारों तरफ म्यूजिक तेज आवाज़ में बज रहा है। चारों सेक्शंस की पूरी ग्रेजुएटिंग क्लास के 300 लोग समंदर के किनारे नाच रहे हैं, पी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और फोटोज ले रहे हैं। माजी गकुआन एकेडमी, जो टोक्यो के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में से एक है, उसने एक ऐसी ग्रेजुएशन ट्रिप ऑर्गेनाइज की जिसके बारे में लोग सालों तक बातें करेंगे। पैसिफिक ओशन में एक असली लाइनर पर 3 दिन का क्रूज, पूल, रेस्टोरेंट्स, डांस फ्लोर और बैल्कनी वाले कैबिन्स। पेरेंट कमेटी ने पैसे दिए, स्पॉन्सर्स ने मदद की और प्रिंसिपल ने साइन कर दिया। रूट था योकोहामा से रवाना होना, इजू आइलैंड्स के पास से दक्षिण की ओर बढ़ना, ओगोवारा आइलैंड्स तक पहुंचकर वापस आना। 4 दिन खुले पैसिफिक में। मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं बदतमीज हूं या आसान फरामोश हूं, बस इसलिए क्योंकि मैं सबसे दूर स्टर्न पर एक डेक चेयर में अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर बैठा हूं और बेयर ग्रिल्स दिखा रहे हैं कि ये गीले ट्रॉपिकल आइलैंड पर कोकोनट पाम के सूखे हिस्से का इस्तेमाल करके आग कैसे जलाई जाती है। और ये किसी भी पार्टी से 1000 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अल्टीमेट सर्वाइवल, मेरा शो, मेरी जिंदगी। मैंने इसे सिर्फ देखा नहीं है, मैंने इसे एक नोटबुक लेकर पॉज और रिवाइंड कर करके स्टडी किया है। मुझे पता था कि जंगल में आग कैसे जलाई जाती है। 7 अलग अलग तरीके: फ्रिक्शन बो ड्रिल, पंप ड्रिल, फ्लिंट एंड स्टील, लेंस फोकस, बैटरी एंड फॉयल, ड्राई बैम्बू, यहाँ तक कि चॉकलेट और एक टिन कैन से भी। मुझे पता था कि जहाँ पानी ना हो वहाँ पानी कैसे ढूंढा जाए। सुबह के वक्त पत्तों से कंडेंसेशन जमा करना, खारे पानी से 3 मीटर दूर बीच वेल खोदना, एक गड्ढे और प्लास्टिक शीटिंग से सोलर स्टिल बनाना, उन पक्षियों और कीड़ों को ट्रैक करना जो हमेशा पानी की तरफ उड़ते हैं। मुझे पता था कि शेल्टर कैसे बनाया जाता है, टहनियों से लीन टू, ट्री प्लेटफॉर्म, आर्म, लीफ कवर और विंड ब्रेक। मुझे पता था कि शिकार कैसे करना है, रस्सी से स्नैप्स बनाना, आग से सख्त की गई टिप वाला स्पीयर, उथले पानी में हाथों से मछली पकड़ना और मरे हुए पेड़ों की छाल के नीचे मिलने वाले ग्रब्स। इन सब के अलावा मैंने बहुत पढ़ा भी था। मैं स्केल पैटर्न देखकर साउथ ईस्ट एशिया के जहरीले सांपों की हर प्रजाति को पहचान सकता था। मुझे पता था कि कौन से ट्रॉपिकल इंसेक्ट्स खतरनाक हैं और कौन से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। मैं वाइल्ड बोर, बंदरों और मगरमच्छों के बिहेवियर को जानता था। मुझे पता था कि कौन सी बेरीज खाने लायक हैं, कौन से पत्ते घावों का इलाज करते हैं और कौन सी जड़ें भूख को रोकती हैं। मैं विल्डरनेस सर्वाइवल को लेकर पागल था। क्लासमेट्स को यह अजीब लगता था। मेरी माँ कहती थी, कहे तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम टोक्यो में रहते हो। टीचर्स आहें भरते थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। मेरा मानना था कि मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। स्क्रीन पर बेयर ग्रिल्स एक नारियल को पत्थर पर फोड़ते हैं, उसका दूध पीते हैं और कैमरा से कहते हैं, एक डेजर्ट आइलैंड पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन भूख नहीं है और ना ही शिकारी जानवर है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है पैनिक। अगर आप डर को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैं ऐसे सिर हिलाता हूँ जैसे वो सीधे मुझसे बात कर रहे हो। फिर मैं अपने हेडफोन्स निकालता हूँ, अपना फ़ोन पॉकेट में रखता हूँ और डांस फ्लोर की तरफ चलता हूँ। अकाने फुजिमोरी, वो लड़की जिससे मैं 10th ग्रेड से सीक्रेट प्यार करता हूँ, हाथ में जूस का ग्लास लिए रेलिंग के पास खड़ी सितारों को देख रही है। मैं हमेशा की तरह उसके पास जाना चाहता हूँ, पर मेरे पैर साथ नहीं देते। इसके बजाय मैं तकुया मात्सुदा के पास पहुंच जाता हूँ, जो भीड़ के बीच नाच रहा है, और मैं ऐसा नाटक करता हूँ जैसे मैं मज़े कर रहा हूँ, और कुछ देर के लिए मैं वाकई मज़े करने लगता हूँ। म्यूज़िक तेज़ है, डेक कांप रहा है, रेलिंग के पास समंदर काला और अनंत है, शिप की लाइट्स पानी में बिखरे हुए सितारों की तरह झलक रही हैं। खूबसूरत है। मैं मुस्कुराता हूँ। शाम खत्म होने को है। करीब 11 बजे ड्यूटी टीचर्स सबको उनके कैबिन्स में भेजने लगते हैं। शिप दिन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डोल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं नीचे वाले डेक पर अपने कैबिन में जाता हूँ, जो सबसे सस्ता वाला है, इंटीरियर, बिना खिड़की वाला, वो जिसे कोई नहीं चाहता था, और जो आखिर में मुझे मिला क्योंकि मैंने सबसे आखिर में रजिस्टर किया था। बंक, नाइट स्टैंड और एक छोटा सा बाथरूम। मैं बिना कपड़े बदले ही लेट जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, सो जाता हूँ और एक झटके से जागता हूँ। आवाज़ से नहीं, इम्पैक्ट से। मेरा पूरा शरीर हिल जाता है। छत बाईं ओर चली जाती है, दीवार फर्श बन जाती है। मैं बंक से लुढ़क कर कॉरिडोर में गिर जाता हूँ और मेरा कंधा नाइट स्टैंड से जा टकराता है। चिल्लाने की आवाज़ें। एक आवाज़ नहीं, दर्जनों आवाज़ें। एक अलार्म की गूंज। इमरजेंसी लाइटिंग लाल रंग में स्ट्रोब कर रही है। मेरे नीचे का फर्श धीरे धीरे लेकिन साफ तौर पर झुक रहा है। शिप डूब रहा है। मैं कॉरिडोर में निकलता हूँ। कहीं नीचे से पानी आ रहा है, फुहार की तरह नहीं, बल्कि बढ़ रहा है, जैसे ज्वार चढ़ता है, काला और अभी से मेरे टखनों तक ठंडा। लोग भाग रहे हैं, कुछ पजामाज में, कुछ नंगे पैर। कोई एक सूटकेस घसीट रहा है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। टीचर निशिमुरा चिल्ला रहे हैं, सब ऊपर लाइफ बोट्स की तरफ। उनकी आवाज़ फटने लगती है। मैं सीढ़ियों की तरफ भागता हूँ। सीढ़ियों पर घुटनों तक पानी है, भगदड़ मची है। कोई गिरता है, कोई उन पर पैर रख देता है। मैं धक्का देकर आगे बढ़ता हूँ, कंधे से रास्ता बनाता हूँ, ऊपरी डेक पर बाहर निकलता हूँ। बाहर तबाही मची है, रात की बारिश,
हवा इतनी तेज है कि आपको गिरा दे। लहरें काली और विशाल हैं। 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें रेलिंग के ऊपर से आ रही हैं। शिप शायद 20 तक झुक गया है और ये झुकाव बढ़ता जा रहा है। मैं देखता हूं कि पोर्ट साइड पर एक लाइफ बोट नीचे उतारी जा रही है। वो हल से टकराती है, पलट जाती है और लहरों से अंधेरे में बहा ले जाती है। चीखें, लोग पानी में कूद रहे हैं, कोई रेलिंग पकड़े हुए है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई बस खड़ा होकर देख रहा है। समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं बच गया तो मुझे बाद में पता चलेगा। दो टकराते हुए एटमॉस्फेरिक फ्रंट्स की वजह से कुछ ही घंटों में तूफान बन गया था। मीटियोरोलॉजिकल सर्विस ने वार्निंग बहुत देर से दी। शिप एक रोग वेव की चपेट में आ गया। एक अकेली 12 मीटर ऊंची लहर जिसने वाटर लाइन के नीचे हल को तोड़ दिया। वाटर टाइट बल्कहेड्स फेल हो गए, इंजन्स बंद हो गए, कम्युनिकेशंस खत्म हो गए। सब कुछ ठीक होने से सब कुछ खत्म होने तक सिर्फ 30 मिनट। लेकिन अभी मुझे इसमें से कुछ नहीं पता। मुझे बस एक चीज पता है, डेक मेरे पैरों के नीचे से निकल रहा है और मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मुझे सतह पर रखे। मैं ब्रिज के एंट्रेंस पर लाइफ बॉय रैक देखता हूँ। उंक उंक मैं उसकी तरफ भागता हूँ। डेक गीला है, झुका हुआ है, फिसलन भरा है। मैं गिरता हूँ, उठता हूँ, फिर गिरता हूँ, अपने हाथों और घुटनों के बल वहां पहुंचता हूँ। मैं एक रिंग पकड़ता हूँ, बड़ा सा नारंगी रंग का जिस पर पैसिफिक स्टार लिखा है। उसे अपने सिर के ऊपर से डालता हूँ और स्ट्रैप्स खींच लेता हूँ। शिप अपनी पूरी स्ट्रक्चर में एक मरते हुए जानवर की तरह गहराई से कांपता है। डेक तेजी से नीचे गिरता है। मैं हवा में हूँ। रेलिंग, हल, हवा और फिर पानी। काला, जमा देने वाला खारा पानी। ये मुझे नीचे ले जाता है, सतह के नीचे कुछ सेकंड्स। फिर रिंग मुझे वापस ऊपर खींचती है। मैं अपने फेफड़ों में हवा भरता हूँ। एक लहर मुझे ऊपर की तरफ उठाती है और उस ऊंचाई से मैं शिप को आखिरी बार देखता हूँ। पैसिफिक स्टार, 200 मीटर का स्टील कांच और रोशनी डूब रही है। अगला हिस्सा वो पहले ही डूब चुका है। पिछला हिस्सा स्टर्न ऊंचा उठा हुआ है और उससे चीजें गिर रही हैं। कुर्सियां, सामान, लाइफ राफ्ट्स, लोग, लाइट्स अभी भी जल रही हैं, पीली क्रिसमस की तरह चमकती हुई। और वे एक एक करके डेक दर डेक धीरे धीरे और बिना रुके पानी के नीचे जा रही हैं। मास्ट की लाइट्स आखिरी हैं। फिर अंधेरा और समंदर का शोर। मैं चिल्लाता हूँ, किसी को आवाज देता हूँ, कोई भी। लहरें मुझे ऊपर नीचे उछाल रही हैं। मुझे दूर से टूटती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वे एक एक करके शांत हो जाती हैं। सन्नाटा, सिर्फ हवा, लहरें और बारिश। मैं कितनी देर पानी में था मुझे नहीं पता। शायद 1 घंटा, शायद 5, शायद पूरी रात। मैंने समय का अंदाजा खो दिया, अपने शरीर का एहसास खो दिया। ठंड ने उसे जकड़ लिया था। मैं बस रिंग को पकड़े रहा और सांस लेता रहा। सांस अंदर लहर, सांस बाहर लहर, सांस अंदर बाहर अंदर। होश आने पर मैं बीच पर हूँ। चेहरा रेत में, गीला, ठंडा और मुंह में नमक और खून का स्वाद। रिंग मेरे पास है। मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। लहर ने हमें साथ में यहाँ फेंका। मैं अपनी पीठ के बल लेट जाता हूँ। आसमान गहरा नीला है, बिना किसी बादल के। सूरज ऊंचा है। हवा गर्म, गीली, भारी और ट्रॉपिकल है। कहीं पक्षी अजीब और अनजान आवाजों में चिल्ला रहे हैं। मैं धीरे से बैठता हूँ और देखता हूँ। बीच सफेद रेत की एक संकरी पट्टी और उसके पीछे जंगल। असली जंगल, घना, गहरा, हरा, जिसे पार करना नामुमकिन है। पेड़ों की एक दीवार, पहाड़ी पर चढ़ती हुई लियानाज और झाड़ियाँ, भारी ऊपर वाले हिस्से के साथ कोकोनट पाम्स। मैं उन्हें तुरंत पहचान लेता हूँ। बेयर ने उन्हें दर्जनों बार दिखाया था। पानी के किनारे मैंग्रोव की बढ़त, छांव में विशाल फर्न्स, आवाजें, पक्षी, कीड़े, पत्तों की सरसराहट, बहते पानी की दूर की आवाज, गंध, मिट्टी, सड़ते हुए पत्ते, फूल, नमक, जिंदगी। मैं चारों ओर देखता हूँ। बीच दोनों दिशाओं में मुड़ती है, पथरीले किनारों के पीछे छिप जाती है। मेरे पीछे समंदर है, शांत टर्कोइज रंग का, जैसे कल रात का तूफान कभी हुआ ही ना हो। क्षितिज पर एक भी शिप नहीं है। रेत पर मेरे अलावा एक भी पैर का निशान नहीं है। एक भी इमारत, एंटेना या बिजली का खंभा नहीं है। एक निर्जन आइलैंड। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि मैं कहाँ था। शिप ओगवारा आइलैंड्स की तरफ जा रहा था, लेकिन तूफान मुझे रास्ते से सैकड़ों किलोमीटर दूर धकेल सकता था। कुरोशियो करंट बहुत ताकतवर है। ये मुझे मैरियानास की तरफ, माइक्रोनेशिया की तरफ, वेस्टर्न पैसिफिक में कहीं भी ले जा सकता था। बिना मैप के, बिना कॉम्पस के, बिना फोन के। वो मेरे कैबिन के साथ समुद्र की गहराई में है। मैं कोऑर्डिनेट्स का पता नहीं लगा सकता। मैं 18 साल का हूँ। मैं एक अनजान आइलैंड पर अकेला हूँ। न खाना, न पानी, न औजार, न कम्युनिकेशन। उस शिप पर 300 लोग थे, मेरे क्लासमेट्स, टीचर्स, क्रू। मुझे नहीं पता कि कोई और बचा है या नहीं। मुझे नहीं पता कि कोई मुझे ढूंढ रहा है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वे मुझे ढूंढ पाएंगे या नहीं। पैनिक बढ़ रहा है। मैं इसे अपने गले को घोंटते हुए महसूस कर रहा हूँ। महसूस कर रहा हूँ कि मेरी सांसें तेज और उथली हो रही हैं। महसूस कर रहा हूँ कि मेरे हाथ कांपने लगे हैं। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है। शांत, पेशेवर, जानी पहचानी, कोई भ्रम नहीं, बस एक याद। बेयर ग्रिल्स बनाओ। 1000वीं बार, जैसे वे मेरे पास बैठे हों। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पैनिक है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक लंबी धीमी सांस लेता हूँ और उसे बाहर छोड़ता हूँ। पैनिक खत्म नहीं होता।
पर वो पीछे हट जाता है, मुझे सोचने की जगह देता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पैर कांप रहे हैं पर मैं खड़ा हूँ। एक ही चीज़ है जिसे मैं यकीन के साथ जानता हूँ, वो ये कि सरवाइव करना कहीं भी मुमकिन है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही सीखने में बिताई है। हर शाम, हर एपिसोड, हर किताब, हर आर्टिकल, सब हंसते थे। मेरी माहें भरती थीं, मेरे टीचर्स से हिलाते थे। और अब मैं एक निर्जन पैसिफिक आइलैंड पर सफ़ेद रेत पर नंगे पैर खड़ा हूँ। और मुझे मौत से अलग करने वाली एकमात्र चीज़ वो नॉलेज है जिसे सब बेकार कहते थे। मेरा मुंह रेगिस्तान की तरह सूखा है। मेरी आंखें फलों से लदे एक कोकोनट पाम को ढूंढ लेती हैं। सबसे नीचे वाला गुच्छा शायद 4 मीटर ऊपर है। मैं अपनी बेल्ट निकालता हूँ, उसे ट्रंक और अपनी पीठ के निचले हिस्से के चारों ओर लपेटता हूँ, जैसा बेर ने बोर्नियो वाले एपिसोड में दिखाया था। उस पर झुकता हूँ और अपने पैरों को छाल पर ऊपर चढ़ाता हूँ। ये टेलीविजन पर दिखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। 2 मीटर के निशान पर मेरी बाहें जलने लगती हैं और मैं रुकता हूँ, सांस लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं गुच्छे तक पहुँचता हूँ और 2 नारियल मरोड़कर आज़ाद कर देता हूँ। मैं नीचे उतरता हूँ और पहले वाले को अपनी पॉकेट नाइफ से खोलता हूँ। मैं इसे हमेशा पास रखता हूँ, हमेशा। एक ऐसी आदत जिसे मेरी माँ 3 साल तक बेकार कहती रही। उसके बेस पर नरम आग के छेद से छेद करता हूँ। नारियल का पानी ठंडा और थोड़ा मीठा निकलता है और मैं बिना रुके उसे पूरा पी जाता हूँ। जो ताकत रस आती है वो तुरंत और महसूस होने वाली है। कोई जोश नहीं, बस एक ऐसी फीलिंग जैसे कि जो सिस्टम बंद हो रहा था उसे बताया जा रहा है कि अभी उसे बंद होने की जरूरत नहीं है। मैं बीच की तरफ देखता हूँ, दोनों तरफ साफ रेत जो पानी से दिख सकती है, हवा से दिख सकती है। मैं 20 मिनट पत्थरों, ड्रिफ्टवुड और गहरे रंग के सीवीड को टाइड लाइन के ऊपर 3 बड़े अक्षरों में सजाने बिताता हूँ। SOS। अगर कोई तलाश कर रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस आइलैंड पर कोई सर्वाइवर है। मैं जंगल में जाने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे पानी के किनारे गीली रेत में वो दिखता है। एक प्लास्टिक बॉटल, आधी दबी हुई, लेबल कप का गायब हो चुका है। मैं उसे उठाता हूँ और अपने हाथों में घुमाकर देखता हूँ। क्लियर प्लास्टिक, कोई दरार नहीं, अभी भी अपना शेप बनाए हुए है। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये किस काम के लिए है। एक बादल वाले दिन ये एक पानी का कंटेनर है। एक साफ दिन पर पानी से भरी हुई ये एक लेंस है जो आग जला सकती है। मैं नाइफ के पास पॉकेट बॉटल रख लेता हूँ। एक्सट्रीम सर्वाइवल का पहला नियम, कचरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ वही मटेरियल होता है जिसे इस्तेमाल करने का तरीका आपने अभी तक नहीं सोचा है। मैं पेड़ों की कतार की तरफ मुड़ता हूँ और अंदर कदम रखता हूँ। नारियल का पानी 30 मिनट में खत्म हो गया। 30 भी नहीं, मैंने दूसरा वाला बहुत जल्दी पी लिया। मैंने खोल को पीछे झुकाया जब तक कि आखिरी बूंदें मेरी जीभ पर नहीं गिरी और फिर कुछ नहीं बचा। मेरा गला अभी से और मांग रहा है। मैं अपने हाथों में मौजूद 2 खाली शेल्स को देखता हूँ और हिसाब लगाता हूँ। सूरज दोपहर से शायद 4 घंटे आगे निकल गया है, जिसका मतलब है कि मैं सुबह से एक ऐसे बीच पर जगह हूँ जहाँ पीने का पानी जीरो है और मेरे चारों ओर का समंदर धरती पर मौजूद 40 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का सबसे बेकार तरल लिक्विड है। रूल ऑफ 3, बिना हवा के 3 मिनट, बिना पानी के 3 दिन, बिना खाने के 3 हफ्ते। मेरे पास परसों तक का समय है, इससे पहले कि मेरा शरीर गंभीर रूप से टूटना शुरू हो जाए। यही मेरी क्लॉक है। मैं खड़ा होता हूँ, घुटनों से रेत झाड़ता हूँ और सोचता हूँ। बेर हमेशा कहते थे, जब आपको पानी की जरूरत हो तो यूं ही कहीं मत भटको, देखो कि क्या हिल रहा है। पक्षी और कीड़े सीधी लकीर में तब तक नहीं उड़ते जब तक कि वे किसी खास जगह न जा रहे हों, और वो जगह जहां वे जा रहे होते हैं अक्सर पानी होता है। मैं देखता हूँ, इसमें शायद 4 मिनट लगते हैं। छोटे गहरे रंग के पक्षियों का एक झुक्का, जिनका कोई नाम मुझे नहीं पता, उत्तर की ओर एक नीचे सोचे समझे चाप में पेड़ों की कतार से बाहर निकलता है। चक्कर नहीं काट रहे, शिकार नहीं कर रहे, कहीं जा रहे हैं। मैं पैदल उनके पीछे जाता हूँ। जंगल के किनारे रहता हूँ जहाँ जमीन गीली रेत की तुलना में ज्यादा सख्त है, लेकिन पेड़ों की कैनोपी वो भी पूरी तरह मेरे ऊपर बंद नहीं हुई है। 400 मीटर, शायद थोड़ा और। जमीन थोड़ी ढलान वाली हो जाती है और मेरे जूतों के नीचे नरम हो जाती है। और भी मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, चौड़े पत्तों वाले फर्न्स की दीवार के पार से पानी टपकने की एक पतली आवाज़। मैं धक्का देकर आगे बढ़ता हूँ। एक जलधारा जो मेरी बाहों से जरा ही चौड़ी है, अपने केंद्र में शायद 15 सेंटीमीटर गहरी, चिकने काले पत्थरों के ऊपर बह रही है। मैं घुटनों के बल बैठता हूँ और उसे ठीक से देखता हूँ। पानी बह रहा है। ये अच्छा है। रुका हुआ पानी ऐसी चीजें पैदा करता है जो आपके पेट को पूरी तरह तबाह कर देंगी। लेकिन ये पानी मटमैला है, शायद ऊपर की तरफ से पत्तों के सड़ने से निकलने वाले टैनिन्स की वजह से, या फिर कल रात के तूफान के सेडिमेंट के कारण। इसे इस हालत में पीना एक ऐसा गैम्बल है जिसे हारना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले आग की जरूरत है। मैं वापस बीच की तरफ मुड़ा, एक प्लास्टिक बॉटल उठाई और कैंप की तरफ लौटते हुए उसे झरने से भर लिया। फिलहाल मेरा कैंप ट्री लाइन के पास की एक ऊंची जमीन है जहां मैंने लाइफ प्रिजर्वर छोड़ा था। मैंने बॉटल को सूरज की रोशनी की तरफ ऊपर उठाया। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। पानी से भरी एक प्लास्टिक बॉटल एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। रिफ्रैक्टेड लाइट को टिंडर के एक डार्क टुकड़े पर फोकस करो और तुम्हें उसे जलाने लायक हीट मिल जाएगी। बेयर ने अलग अलग एपिसोड्स में इसे 3 बार करके दिखाया था। मैंने उन तीनों को देखा था, मैंने इसे नोट भी किया था। दिक्कत आसमान के साथ है।
ये पूरी तरह ओवरकास्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे और सूरज के बीच ऊंचे बादलों की एक पतली लेयर है। रोशनी को स्कैटर करने के लिए इतनी धुंध काफ़ी है, फोकस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इतना काफ़ी है। मैंने 12 मिनट तक उस बॉटल को अलग अलग एंगल्स पर घुमाया, ज़मीन पर रखे सूखे पाम फाइबर के टुकड़े पर उस कॉन्सेंट्रेटेड लाइट के चमकते गोले को हिलते हुए देखता रहा। वह गर्म तो हुआ, पर उसमें आग नहीं लगी। मैंने बॉटल नीचे रख दी। अब बैकअप प्लान की बारी थी, बो ड्रिल। मैं इस मेथड को इतनी अच्छी तरह जानता हूं कि किसी को सिखा सकूं। थियोरेटिकली आपको 4 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, एक फायरबोर्ड, एक स्पिंडल, एक बो और एक हैंड होल्ड। स्पिंडल फायरबोर्ड में तराशे गए एक नॉच के अंदर घूमता है। फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, हीट से कोल बनता है, कोल से टिंडर जल उठता है। असल में मेरे पास जो है वो है मेरी बेल्ट, जिसे मैंने खोलकर उसकी इनर कॉर्ड निकाल ली, करीब 1.5 मीटर लंबी, काम आने लायक कॉर्डेज, एक अंगूठे जितनी मोटी सूखी और सीधी टहनी, जो मुझे 2 मिनट में एक गिरे हुए ताड़ के नीचे मिल गई। बॉ के लिए हरे रंग की लकड़ी का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा, जो फ्लेक्सिबल है पर काफ़ी स्ट्रांग है, और फायरबोर्ड के लिए बैम्बू रूट का एक सपाट हिस्सा, जिसे मैंने अपने चाकू से फाड़ा और भरोसा करने से पहले 20 मिनट तक धूप में सुखाया। मेरा टिंडर है कोकोनट फाइबर। मैंने उसे नारियल के भीतरी छिलके से तब तक खुरचा जब तक कि मेरे पास मुट्ठी के बराबर एक घोंसला नेस्ट तैयार नहीं हो गया। बेर ने कम से कम 2 एपिसोड्स में खासतौर पर कोकोनट फाइबर का जिक्र किया था। मुझे याद है पहली कोशिश में चौथे स्ट्रोक पर ही स्पिंडल उस नॉच से बाहर कूद गया। मैंने नॉच को बहुत उथला शैलो तराशा था। इस बार मैंने उसे 45 के एंगल पर और गहरा तराशा। दूसरी कोशिश में मुझे धुआं दिखा, असली धुआं, नॉच से उठता हुआ एक पतला ग्रे धागा। मैंने और जोर से स्ट्रोक लगाया, धुआं घना होने लगा। मेरा बायां हाथ हैंड होल्ड को स्पिंडल की नोक पर नीचे दबा रहा था, मेरा दायां हाथ बो को आगे पीछे चला रहा था, और स्क्वाट पोजीशन में रहने की वजह से मेरी जांघें जल रही थीं। और फिर धुआं रुक गया क्योंकि मेरे हाथ का मोमेंटम खत्म हो गया और मैंने रिदम खो दी। कोई कोल नहीं बना। तीसरी कोशिश, मैंने सब कुछ रीसेट किया, नॉच चेक किया, टिंडर नेस्ट की पोजीशन चेक की, स्टेबिलिटी के लिए अपनी बाईं कलाई को अपनी पिंडली शन से सटाकर लॉक कर लिया। बेयर ने यही कहा था, अपनी कलाई को अपनी टांग से टिका लो वरना तुम डगमगा जाओगे। और मैंने स्ट्रोकिंग शुरू की, पहले धीरे, फिर प्रेशर बढ़ाते हुए तेज। इस बार धुआं लगभग तुरंत ही उठने लगा। मैं करता रहा, मेरा दायां हाथ आग उगल रहा था। धुआं ग्रे से सफ़ेद और फिर गहरा काला हो गया। जब मैंने बोर्ड को झुकाकर देखा तो नॉच के अंदर कुछ नारंगी लाल चमक रहा था। मैंने स्कोल को टिंडर नेस्ट पर डाला, उसे दोनों हाथों में लिया और फूंक मारी। धीरे धीरे और लगातार वो नेस्ट सुलगने लगा। मेरी उंगलियों के बीच से धुआं निकलने लगा। मैंने फिर से फूंक मारी। नेस्ट के बीच में एक छोटी सी टिमटिमाती लौ जली और मैंने उसे सावधानी से सूखी लकड़ियों के पहले से तैयार ढेर पर रख दिया और अपनी सांसें रोक ली। मैंने अपनी एड़ियों के बल बैठकर आग को देखा। 45 मिनट लगे। बेयर ग्रिल्स इसे 3 मिनट में कर लेता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते देखा है, टाइम स्टैम्प चेक किया है, उसे बार बार देखा है। पूरे 3 मिनट, चेहरे पर एकदम काम एक्सप्रेशन और कैमरे की तरफ एक हल्की सी मुस्कान। मेरी दाईं हथेली पर इंडेक्स फिंगर के पास एक छाला ब्लिस्टर बन रहा था जहां बो कॉर्ड रगड़ खा रही थी। मेरी जांघों में दर्द हो रहा है, मेरा मुंह पूरी तरह सूख चुका है। थियरी और प्रैक्टिस, मैं खुद से जोर से बोला। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आग अब जल रही है। मुझे पानी उबालने के लिए एक बर्तन चाहिए। मेरे पास न कोई पॉट है, न कोई कैन, न ही किसी तरह का मेटल कंटेनर। मेरे पास बस ये जंगल है। मैंने चारों ओर बैम्बू की तलाश की और वो तुरंत मिल गया। करीब 30 मीटर अंदर उसका एक झुंड है, मोटे तने वाला, वो किस्म जिसके हर आधे मीटर पर नेचुरल क्लोज नोड्स होते हैं। मैंने अपने चाकू से एक हिस्सा काट लिया। एक नोड ने उसका बॉटम सील कर दिया। ऊपर का हिस्सा खुला है। मेरे पास अब एक बड़े ट्रैवल मग के बराबर का कंटेनर है। यह हमेशा नहीं चलेगा, बार बार गर्म होने से बैम्बू में दरारें आ जाएंगी, लेकिन आज के लिए ये काम कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हॉट स्टोन मेथड, जिसका इस्तेमाल मैं ज्यादा मात्रा के लिए करूंगा। मैंने आग के पास जमीन में एक उथला गड्ढा खोदा, उसे मिलने वाले सबसे बड़े वैक्सी पत्तों की 3 परतों से कवर किया और उसमें झरने का पानी भर दिया। फिर मैंने 2 टहनियों को चिमटे टोंग्स की तरह इस्तेमाल किया और मुट्ठी के आकार के उन पत्थरों को सीधे पानी में डाल दिया जो 20 मिनट से आग में तप रहे थे। तुरंत ही हिस की आवाज आने दी। चौथे पत्थर के बाद भाप उठने की। पानी पूरी तरह उबल रहा है। इसे आग से हटाने से पहले मैंने पूरे 2 मिनट तक इसे देखा। जब तक ये ठंडा हुआ, मैंने आग को और बढ़ाया और स्टोरेज के लिए बैम्बू का एक और हिस्सा काटा, जो इस बार थोड़ा चौड़ा था। अब मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं। काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए होंगे, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। मैं छोटे छोटे घूंट लेकर धीरे धीरे पीता हूँ। हालांकि मेरे शरीर की हर सेल चाहती है कि मैं अपना सिर पीछे झुकाऊं और पूरा पानी गटक जाऊं। डिहाइड्रेशन और तेजी से इंटेक का मतलब है क्रैम्प्स। मुझे ये पता है। मैं धीरे धीरे पीता हूँ। पानी का कोई स्वाद नहीं है, पर यह मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन ड्रिंक है। जब मैं टेंडर ढूंढ रहा होता हूँ तब एक सांप मुझे लगभग मार ही डालता है। मुझे सूखा मटेरियल चाहिए, एकदम सूखा, बोन ड्राई, जो बिना किसी मशक्कत के एक चिंगारी से ही आग पकड़ ले।
इसका सबसे अच्छा सोर्स अक्सर बड़े गिरे हुए पेड़ों की जड़ों के नीचे की सुरक्षित जगह होती है, जहां बारिश नहीं पहुंचती और छाल वक्त के साथ पूरी तरह सूख जाती है। मुझे एक अच्छा कैंडिडेट मिला, एक विशाल पेड़ जो शायद एक मौसम पहले गिरा था। उसकी जड़ें जमीन से उखड़ गई थी, जिससे नीचे सूखी मिट्टी और मृत लकड़ी की एक अंधेरी गुफा सी बन गई थी। मैं नीचे झुका और जड़ के उस ढेर के नीचे की खाली जगह में अपना हाथ डाला। कुछ ठंडा मेरी उंगलियों से टकराया। मैंने बिना सोचे अपना हाथ तेजी से पीछे खींच लिया। एकदम प्योर रिफ्लेक्स। मेरी उंगलियों से सिर्फ 15 सेंटीमीटर दूर अंधेरे से बाहर निकलता हुआ एक त्रिकोणीय सिर ट्रायंगुलर हेड था। हरे पीले रंग के स्केल्स। उसकी पीठ पर गहरे रंग के टेढ़े मेढ़े हीरो डायमंड्स जैसी एक पैटर्न बनी थी। उसकी आंखें वर्टिकल स्लिट्स थीं और नथुने और आंख के बीच दोनों तरफ हीट सेंसिंग पिट्स थे। ट्रिमेशरुस फ्लेविविरिडिस, ओकिनावन हबू पिट वाइपर, हीमोटॉक्सिक वेनम, बिना इलाज के बहुत तेजी से असर करने वाला जहर। हाथ पर एक काट भी घंटों के भीतर टिश्यू नेक्रोसिस और कुछ ही दिनों में सिस्टेमिक हेमरेज पैदा कर सकता है। इस आइलैंड पर इसका कोई इलाज नहीं है। मैं इस स्पीशीज को जानता हूँ। मुझे इसके बारे में 4 अलग अलग सोर्सेज से पता है। 2 किताबें, एक डॉक्यूमेंट्री और एक फील्ड गाइड जो मैंने 15 साल की उम्र में एक बारिश वाले शनिवार को पूरी पढ़ी थी। मुझे इसके स्केल पैटर्न, सिर की बनावट, हंटिंग बिहेवियर, जहर की कॉम्पोजिशन और फर्स्ट एड प्रोटोकॉल्स का पता है। मुझे पता है कि पिट वाइपर्स घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं और आमतौर पर पीछे हटने वाले खतरों का पीछा नहीं करते। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, कोई सडन मूवमेंट नहीं। 1 कदम, 2 कदम, 3। सांप ने पीछा नहीं किया। वह अपनी जगह पर टिका रहा, उसकी जीभ लपलपाती रही और फिर वो वापस अंधेरे में चला गया। मैं 6 मीटर दूर जमीन पर बैठ गया और 2 मिनट तक वहीं रहा। मेरे हाथ कांप रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बुरी तरह कांप रहे हैं, इतने कि मुझे उन्हें रोकने के लिए अपनी हथेलियों को अपनी जांघों पर जोर से दबा पड़ रहा है। मेरा दिल सीने में तेजी से और बेतरतीब ढंग से धड़क रहा है। एड्रेनालिन का असर इतना तीखा है कि उसका स्वाद मेटालिक लग रहा है। मैं उस स्पीशीज को जानता था। मुझे उसके बिहेवियर का पता था। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे हट गया तो वह शायद हमला नहीं करेगा। शायद थियरी डर को खत्म नहीं करती। मैं बोला, वही आवाज जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी। अभी भी इसे सुनने वाला कोई नहीं है। उसके बारे में जानना और उसे खुद महसूस करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मैंने उस पेड़ को अपनी यादों में मार्क कर लिया। उस सांप का घर एक रिसोर्स है जिसे इस्तेमाल करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं, लेकिन शायद बाद में हो जाऊं। उस साइज के पिट वाइपर के जहर की ग्रंथियां वेनम ग्लैंड्स रखने लायक होती हैं। जब तक रोशनी नारंगी होने लगी, मेरे पास ये सब था, जलती हुई आग जिसे फ्यूल मिल रहा था। जब तक मैं इसे खिलाता रहूंगा ये जलती रहेगी। पीने लायक साफ पानी, बैम्बू के 2 कंटेनर्स, उबला हुआ और ठंडा किया हुआ, आज रात और कल सुबह के लिए काफ़ी है। टूल्स में मेरा चाकू, बो ड्रिल। अब मैं अपनी बेल्ट की 1.5 मीटर लंबी कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। नारियल के दोनों खोल बोल्स की तरह काम करेंगे। यूं खाना आज सुबह के नारियल पानी के अलावा और कुछ नहीं मिला। नारियल के 3 टुकड़े बचे हैं, कुल मिलाकर लगभग 400 कैलोरीज। आज रात के लिए काफ़ी है, कल के लिए नहीं। शेल्टर, रोशनी के आखिरी 1 घंटे में मैंने एक प्रॉपर विंड ब्रेक बनाया। एक जीवित पेड़ के सहारे 45 पर 3 लंबे पोल टिकाए और उन्हें छत की टाइलों की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे ताड़ के पत्तों, पाम फ्रॉन्ट्स से ढक दिया। ये भारी बारिश को तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन हवा को बाहर रखेगा और नीचे की जमीन सूखी रहेगी। 1 घंटे की मेहनत। मैं शायद इससे भी बुरी जगहों पर सोया हूं। खैर, सोया तो नहीं हूं, लेकिन सर्वाइवल प्रोग्राम्स के 300 घंटे देखने वाले मेरे वर्जन को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। मैं आग के पास बैठ गया और नारियल का पहला टुकड़ा धीरे धीरे खाने लगा, जरूरत से ज्यादा चबाते हुए, क्योंकि मेरा पेट ये मान चुका है कि मैं उसे जितना दे रहा हूं वो उससे कहीं ज्यादा है। तट से कुछ दूर पानी की सतह पर कुछ टकराया, शायद कोई मछली या डॉल्फिन। मैं देखने के लिए नहीं मुड़ा। मैंने आग में और लकड़ी डाली, अपने घुटने ऊपर खींचे और सुनने लगा। अंधेरा होने के कुछ समय बाद मुझे वह सुनाई दिया। पूर्व की ओर झाड़ियों में एक भारी आहट, लगातार नहीं, रुक रुक कर, कुछ बड़ा, बिना किसी हड़बड़ाहट के, लगभग 20 मीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा था। मुझे एक टहनी टूटने की आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी गुड़गुड़ाहट वाली सांस, फिर खामोशी और फिर से वही चक्कर काटना। ये 2 बार और हुआ, फिर वो सुनाई देना बंद हो गया और आखिरकार मैं सो गया। सुबह मुझे उसके पैरों के निशान मिले, फटे हुए खुर क्लोवन हूफ्स, गहरे निशान। जानवर भारी था, उसकी चाल स्ट्राइड चौड़ी थी। मेरे कैंप के चारों ओर चक्कर काटते हुए निशान के 2 अलग अलग सेट्स थे। निशान का एक सेट सीधे मेरे विंड ब्रेक तक आया था, इतना करीब कि वो जानवर अपने थूथन स्नाउट से ताड़ के पत्तों तक पहुंच सकता था। और फिर वो मुड़ गया। एक बौर, एक बहुत बड़ा बौर। वो आया, उसने मुझे जांचा और चला गया। फिलहाल के लिए मैं उसे देखने से पहले ही सुन लेता हूँ। मैं अपने कैंप के चारों ओर की जमीन साफ कर रहा हूँ, अपने चाकू से झाड़ियों को काट रहा हूँ ताकि मुझे हर तरफ का नज़ारा साफ दिखे। ये एक ऐसा काम है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि मेरा दिमाग उन चीजों की ओर भाग रहा है जिनके बारे में मैं न सोचने की कोशिश कर रहा हूं। उस जहाज पर 300 लोग थे, क्लासमेट्स, टीचर्स,
क्या किसी को बीच पर मेरा एसओएस मिला होगा? क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? मैंने एक और टहनी काटी। काम पर ध्यान दो। तभी मुझे अपनी बाईं ओर करीब 8 मीटर दूर घनी झाड़ियों से कुछ सुनाई दिया। किसी पक्षी की आवाज नहीं थी, न ही किसी कीड़े की। कुछ धीमी और बेतरतीब आवाज, एक तरह की खुरदरी टूटी हुई क्लिकिंग की आवाज, जैसे कोई गला यह तय न कर पा रहा हो कि वह सांस ले रहा है या बात कर रहा है। मैंने झाड़ी को हटाकर देखा। वह एक तोता पैरट है। एक बड़ा तोता, चोंच से पूंछ तक करीब 30 सेंटीमीटर का, लाल नारंगी छाती के साथ हरे पंख और पूंछ के पंखों में गहरा नीला रंग। मैं स्पीशीज को तुरंत पहचान गया। इक्लेक्टस रॉयटस, इक्लेक्टस पैरट, जो पैसिफिक आइलैंड्स में पाए जाते हैं। मैंने इन्हें न्यू गिनी और सोलोमन्स के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। उन डॉक्यूमेंट्रीज में वे हमेशा शोर मचाने वाले, फुर्तीले और पकड़ने में नामुमकिन होते हैं। ये वाला जमीन पे बैठा है। उसका बायां पंख गलत तरीके से लटका हुआ है, दाएं पंख की तरह शरीर से सटा हुआ नहीं, बल्कि थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ। उसका जॉइंट बहुत नीचे है। बाएं पैर के निचले हिस्से पर सूखे खून के गहरे निशान हैं। जो कुछ भी हुआ, चाहे वह ऊंचाई से गिरा हो या किसी शिकारी ने उसे पकड़कर छोड़ दिया हो, यह हाल ही में हुआ है, क्योंकि खून अभी तक पूरी तरह से पपड़ी नहीं बना है। वह पक्षी मेरी ओर देखता है। वह घबराता नहीं है, न ही पीछे हटने की कोशिश करता है और न ही काटने की। वह बस वहीं बैठा रहता है, अपना सिर थोड़ा बाईं ओर झुकाता है और अपनी एक चमकती हुई, पूरी तरह शांत आंख से मुझे देखता है। मैं एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा और हिसाब लगाने लगा। इस साइज के पक्षी में शायद 400 ग्राम मांस होगा, शायद थोड़ा और, प्रोटीन, कैलोरीज, वो सब जिसकी मुझे अभी सख्त जरूरत है। 2 दिनों से मैंने सिर्फ नारियल और उबला हुआ पानी पिया है और मेरे शरीर को अब कमी महसूस होने लगी है। लेकिन फिर मुझे बेर की याद आई। किसी खास एपिसोड की नहीं, बस एक बात जो उसने कई बार कही थी। साइकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, मानसिक गिरावट लंबे समय तक सर्वाइवल की स्थितियों में एक साइलेंट किलर है। ये भूख या डिहाइड्रेशन की तरह शोर मचाकर नहीं आता। ये चुपचाप आपके फैसले लेने की क्षमता, काम करने की इच्छा और जीने की उम्मीद को खत्म करने लगता है। और जो चीज़ इसे सबसे ज़्यादा कम करती है, वह है किसी चीज़ का ख्याल रखना। तोते ने अपना सिर दूसरी तरफ झुकाया। अब भी मुझे ही देख रहा है। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें अगला हिस्सा पसंद नहीं आएगा। स्प्लिंट खपची बनाने में मुझे 40 मिनट लगे। मुझे अपनी उंगली की लंबाई के बराबर सूखे बांस की 2 पतली और सीधी पट्टियां मिली। मैंने उन्हें अपने चाकू से तब तक चिकना किया जब तक कि वे चुभने लायक न रहें, और चबाए हुए पाम फाइबर की एक परत के साथ उन्हें पैड किया। ये फाइबर इतना सॉफ्ट है कि पंख को जख्मी नहीं करेगा, लेकिन इतना फर्म है कि अपनी पोजीशन पकड़ कर रख सके। असली ट्रिक उस जॉइंट को बिना ब्लड वेसल्स दबाए थामने में है, जो थ्योरी में तो मुझे पता है, लेकिन अब असलियत में एक नन्ही सी छटपटाती चिड़िया पर करना पड़ रहा है, जिसे मैंने अपने बाएं हाथ से पकड़ा है और दाएं हाथ से काम कर रहा हूँ। उस चिड़िया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो चहक या चीख नहीं रही, बल्कि एक ऐसी तीखी स्क्रीन दे रही है जो शायद हर दिशा में 50 मीटर दूर तक सुनाई दे। मैं सिहर उठता हूँ पर रुकता नहीं। बांधने के लिए पाम फाइबर की पतली पट्टियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्हें इतना टाइट बांधा है कि पकड़ बनी रहे, पर इतना भी नहीं कि विंग का सर्कुलेशन रुक जाए। पूरी तरह संतुष्ट होने से पहले मैं उस रैप को 3 बार चेक करता हूँ। उसके पैर को मैं सी वाटर से साफ करता हूँ। अपनी हथेली में थोड़ा पानी भरकर उसे जख्म पर डालता हूँ। एक और चीख, खून ढीला होकर बह जाता है और नीचे का कट गहरा नहीं है, वो खुद ही भरने लगा है। मैं चिड़िया को नीचे रख देता हूँ। वो एक पल के लिए मुझे घूरती है, फिर खुद को जोर से झटकती है, अपने स्प्लाइंड विंग को एक बार सावधानी से आधा खोलकर टेस्ट करती है और एक अजीब सी नफरत भरी आवाज निकालती है। मुझे पता है, मैं कहता हूँ, मुझे भी ये पसंद नहीं आता। मैं नदी से अपने हाथों से 2 छोटी मछलियां पकड़ता हूँ। इसमें 1.5 घंटा लग जाता है और मैं सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाता हूँ क्योंकि एक पथरीले हिस्से में पानी इतना शैलो है कि मछलियों को मुझसे दूर भागने की जगह नहीं मिलती। मैं एक मछली के छोटे टुकड़े करके उस तोते के सामने रख देता हूँ। 10 मिनट तक वो मछली को इग्नोर करता है, अगले 10 मिनट मुझे, और फिर हर एक टुकड़ा खा जाता है। मैं उसका नाम एओ रखता हूँ। उसकी पूंछ के नीले पंखों की वजह से जापानीज में इसका मतलब नीला होता है। मैं इस फैसले के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। दूसरे दिन तक मुझे समझ आ जाता है कि एओ के पास ब्योर के लिए खास आवाज है। मैं इसे पहली बार शाम के वक्त सुनता हूँ। एक धीमी तेज क्लिकिंग, 3 बीट्स में, लगभग किसी मैकेनिकल चीज जैसी। आओ मेरे बगल में एक पेड़ की जड़ पर बैठा है, एकदम स्थिर, पूर्व की झाड़ियों की तरफ मुंह किए हुए। मैं अपना काम रोककर ध्यान से सुनता हूँ। 30 सेकंड बाद मुझे उस बौर की आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों में वो भारी चरचराहट और गुर्राने की हलचल, बिल्कुल पहली रात जैसी आवाज। वो बौर शायद 30 मीटर दूर से गुजरता है और आगे निकल जाता है। आओ ने वो आवाज मेरे कुछ सुनने से 20 सेकंड पहले ही कर दी थी। मैं इस बात को सावधानी से नोट कर लेता हूँ। ये 20 सेकंड की वो वार्निंग थी जो पहले मेरे पास नहीं थी। तीसरे दिन मुझे समझ आता है कि ये कितना जरूरी है। मैं ट्रेल पर हूँ, ठीक उस पर नहीं, बल्कि उसके पैरेलल चल रहा हूँ। पश्चिमी तरफ जंगल के 2.030 मीटर अंदर, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह रास्ता कहाँ जाता है, बिना उस पर सीधे चले। रास्ता पुराना है लेकिन मेंटेन है। जानवरों ने इसे ऐसा नहीं बनाया। झुकती हुई टहनियों पर कट के निशान बहुत साफ है। जमीन भी मलबे से एकदम साफ है।
कोई इस रास्ते पर रेगुलर चलता है। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि शायद ये कुछ भी नहीं है। शायद मछुआरे जो मौन के हिसाब से आते और चले जाते हैं। यह पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त का जब इस आइलैंड को मैप और ऑक्यूपाई किया गया था और फिर लावारिस छोड़ दिया गया। मैं खुद को लगभग यकीन दिला ही चुका था कि ए ओ वो आवाज़ करता है, बोर वाली नहीं, एक अलग आवाज़। दो छोटी तीखी आवाज़ें, जैसे अंत में दबी हुई एक छोटी विसल। मैंने ये पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं तुरंत रुक जाता हूँ, झुककर बैठता हूँ और पास के एक बड़े पेड़ की जड़ के पीछे छिप जाता हूँ। मैं लगभग 1 मिनट इंतजार करता हूँ, कुछ नहीं। फिर मुझे वो सुनाई देता है, ठीक से आवाज़ नहीं, बल्कि सन्नाटे की क्वालिटी में एक बदलाव। परिंदे चुप हो जाते हैं, कीड़ों की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, जैसे इस जगह का ही कोई हिस्सा यहाँ से गुजर रहा हो और जंगल उसे रास्ता दे रहा हो। दो लोग झाड़ियों से निकलकर ट्रेल पर आते हैं। आदमी एक स्थिर और इत्मीनान भरी चाल से चल रहे हैं, वैसे ही जैसे लोग उस इलाके में चलते हैं जिसे वो पूरी तरह जानते हों। गहरी खाल, धूप में तपी हुई और ऐसी कद काठी जो जिंदगी भर शारीरिक मेहनत करने से आती है। कमर पर कपड़े लिपटे हुए, नंगे पैर, दोनों के हाथ में एक लंबी लकड़ी वाला स्पीयर है जिसकी नोक हल्की मुड़ी हुई और सफ़ेद है। रंग और टेक्सचर से मुझे लगता है वो बोन है, कोई धातु नहीं। कमर के कपड़े के अलावा कोई और कपड़ा नहीं। वो मौसमी मछुआरे नहीं है। वो ट्रेल पर रुकते हैं जहां मैं छुपा हूं, वहां से शायद 15 मीटर दूर। उनमें से एक धीमी आवाज में कुछ कहता है और उत्तर की ओर इशारा करता है। दूसरा जवाब देता है, एक बार चारों ओर देखता है, एक धीमी स्कैनिंग नज़र जैसा एक अनुभवी ट्रैकर अपने आप करता है, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं ट्रेल के साथ उत्तर की ओर। 60 सेकंड में वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं। मैं पूरे 2 मिनट तक हिलता नहीं हूँ। मैं सेकंड्स के बजाय अपनी धड़कनें गिनता हूँ, क्योंकि मुझे अभी खुद की गिनती पर भरोसा नहीं है। जब मैं 140 के आसपास पहुंचता हूं तो मैं धीरे से, सावधानी से उस जड़ के पीछे से उठता हूं और झाड़ियों के सबसे घने हिस्से से होते हुए ट्रेल से पीछे हट जाता हूं। जहां मुमकिन हो सिर्फ जड़ों और पत्थरों पर पैर रखता हूं। वो मेरे कंधे पर थोड़ा हिलता है और वही दो विसल वाली आवाज़ फिर से करता है, पर धीमी आवाज़ में। हाँ, मैं फुसफुसाता हूँ, मुझे पता है, मुझे अब ये पता है। अगर उनके आने पर मैं उस ट्रेल पर चल रहा होता तो मैं एक चाकू और आज सुबह बनाए एक बांस के स्पीयर के साथ खुले में खड़ा होता। और उनके पास असली हथियार थे, और वो ऐसे चल रहे थे जैसे बोलना सीखने से पहले से इस जंगल को जानते हो। एक टूटे हुए तोते ने, जिसके पंख पर पट्टी बंधी थी और पैर पर खून जमा था, अभी मेरी जान बचाई थी। उसी शाम मैं अपना कैंप बदल लेता हूँ, अंदरूनी हिस्से में 200 मीटर और गहरा, एक चट्टान के नीचे जो पहाड़ के आधार से बाहर निकली हुई है। ये कोई गुफा नहीं है, बल्कि पत्थर की एक शेल्फ जैसी है जो 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी जमीन को बारिश से बचाती है। इसके सामने के पेड़ इतने घने हैं कि चट्टान के नीचे की ये जगह 10 मीटर की दूरी से भी नजर नहीं आती। बीच पर बना एसओएस वहीं रहेगा। मुझे बचाने वालों को उसे देखना होगा, और बचाने वाले समंदर से आएंगे, जंगल से नहीं। लेकिन मैं आग जलाने का तरीका बदल देता हूँ। मैं 30 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा एक पिट खोदता हूँ, उसके तल पर चपटे पत्थर बिछाता हूँ और उसके अंदर आग जलाता हूँ। दीवारें उसकी रोशनी को बाहर नहीं जाने देती। उस गड्ढे के ऊपर मैं हरी टहनियों का एक फ्रेम बनाता हूँ और उस पर पत्तों की परतें बिछा देता हूँ, एक डिफ्यूज़र की तरह। धुआं ऊपर उठते ही बिखर जाता है और कैनपी पार करने से पहले ही गायब हो जाता है। 20 मीटर दूर बनी ट्रेल से कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैंप के एंट्रेंस को मैं लटकती हुई लियाना की एक चादर से सील कर देता हूँ। लंबी घुमावदार बेलें जो बाहर से ऐसी लगती हैं जैसे सालों से वहीं उगी हों। मैं झाड़ियों के बीच रास्ता बनाने के बजाय नदी के किनारे निकले हुए पत्थरों पर पैर रखकर पानी तक जाता हूँ। पत्थरों पर पैरों के निशान बारिश में धुल जाते हैं, लेकिन नरम मिट्टी में नहीं। फिर मैं बैठकर एक स्पीयर बनाता हूँ। मैं 2 मीटर लंबा और 2 उंगलियों जितना मोटा बांस का एक टुकड़ा काटता हूँ। उसके ऊपरी सिरे पर मैं चाकू से सावधानी से चीरे लगाकर बांस को लंबाई में 4 हिस्सों में बांटता हूँ, करीब 20 सेंटीमीटर गहरा। बराबर कट लगाने का पूरा ध्यान रखता हूँ। उस गैप के अंदर मैं एक स्टोन पॉइंट फिट करता हूँ जिसे मैंने फ्लिंट के टुकड़े से तराशा है, जो मुझे चट्टान के नीचे मिला था। खूबसूरत नहीं है, न ही सिमेट्रिक है, लेकिन इसकी एक ऐसी एज है जिससे अंगूठे पर टेस्ट करने पर खून निकल आता है। मैं पत्थर को कटे हुए सिरों के बीच फंसाता हूँ, उन्हें उसके चारों ओर थोड़ा फैलाता हूँ और पूरे हिस्से को बराबर और कसकर लिपटे हुए पाम फाइबर से बांध देता हूँ। फिर मुझे पास में एक छोटा पाइन का पेड़ मिलता है जिससे सांप निकल रहा है। मैं एक लकड़ी की मदद से उस गाढ़े अंबर जैसे रेजिन को बाइंडिंग के अंदर भर देता हूँ। हर खाली जगह को सील कर देता हूँ। मैं उसकी नोक को एक पेड़ के तने में धंसाता हूँ। मध्यम ताकत से पत्थर टिका रहता है। मैं और जोर से करता हूँ, पत्थर टिका रहता है। मैं स्पीयर को पत्थर की दीवार के सहारे टिका देता हूँ और उसे देखता हूँ। कल मुझे पता चलेगा कि क्या वो रेजिन रात भर में ठीक से जम गया है। आज रात मैं दूसरी मछली खाता हूँ, 3 टुकड़े आओ के साथ बांटता हूँ और चट्टान की दीवार से पीठ सटाकर बैठ जाता हूँ और जंगल की रात की आवाज़ों को सुनता हूँ। कहीं बाहर वो 2 आदमी ऐसी जगह सो रहे होंगे जिसे मैंने अब तक नहीं ढूंढा है। वो इस आइलैंड को वैसे ही जानते हैं जैसे मैं अपने माता पिता के अपार्टमेंट का लेआउट जानता हूँ, बिना सोचे समझे। और मुझे यहाँ आए कल सुबह 4 दिन हो जाएंगे। मैं इस बारे में सोचता हूँ और अपने अंगूठे से स्पीयर की बाइंडिंग को दबाता हूँ। पत्थर हिलता नहीं है, अच्छा है, ये कुछ तो है, काफी नहीं है पर कुछ तो है। स्पीयर रात भटका। सुबह सबसे पहले मैं उसकी बाइंडिंग चेक करता हूँ।
स्टोन पॉइंट को किनारे से दबाता हूँ, फिर उसे खींचता हूँ और फिर उसकी नोक को जोर से चट्टान की दीवार के आधार में मारता हूँ। रेजिन पूरी तरह जम चुका है, पत्थर 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलता। ये कोई सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं है, पर यह असली है और ये मेरा है। और इसे हाथ में पकड़कर मैं कल के मुकाबले खुद को काफ़ी कम असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, जब मेरे पास सिर्फ चाकू था। और यही सही एहसास है, क्योंकि आज मैं ये पता लगाने जा रहा हूँ कि वो दो आदमी कहाँ से आए थे। मैं पहले की तरह ही ट्रेल के पैरेलल चलता हूँ, जंगल में पश्चिम तरफ 30 मीटर अंदर, झाड़ियों के बीच इतनी धीरे चलते हुए कि मेरी आवाज़ जंगल के शोर से ज़्यादा ना हो। पहले 100 मीटर तक आओ मेरे कंधे पर बैठता है, फिर ऊपर की एक टहनी पर चला जाता है और पेड़ों के बीच छोटी दूरियां उड़कर मेरा पीछा करता है। शायद उसे सिस्टम समझ आ गया है। वो पास रहता है और खामोश रहता है। ट्रेल करीब 1 किलोमीटर तक उत्तर की ओर जाती है और फिर चढ़ाई शुरू होती है। जमीन सीढ़ियों की तरह ऊपर उठती है, ऐसा इलाका जिसका मतलब है कि आगे कोई पहाड़ी है। ऊंचाई बढ़ने के साथ झाड़ियां कम होने लगती हैं और मिट्टी पथरीली हो जाती है। पहाड़ी के एक लंबे घुमाव पर मैं रुक जाता हूँ, एक घुटने के बल बैठता हूँ और देखता हूँ। विलेज पहाड़ी के एक समतल हिस्से पर बसा है, शायद 40 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा। 15 शायद 18 घर। मैं 2 बार गिनता हूँ और हर बार गिनती अलग आती है, क्योंकि कुछ घर दूसरों के पीछे छिपे हैं। बनावट सबकी एक जैसी है। दीवारों के लिए खड़े खंभे, छतें उन्हीं चौड़े पत्तों से बनी हैं जिन्हें मैं अपने शेल्टर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और छोटे खंभों पर जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हुए। पूरे घेरे में नुकील खंभों की एक पैलिसाड बनी है, जिनके सिरे बाहर की ओर मुड़े हैं और हर एक करीब 2 मीटर ऊंचा है। दक्षिण की तरफ एक अकेला ओपनिंग है, करीब 2 मीटर चौड़ा गैप, जिसमें 2 भारी आड़े खंभे हैं जिन्हें अंदर बाहर खिसकाया जा सकता है। पैलिसेड के उत्तर कोने के ठीक अंदर एक बड़े पेड़ के प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बैठा है, जो नीचे जंगल की निगरानी कर रहा है। कुल 35 शायद 40 लोग। मैं 90 मिनट तक देखता हूँ और हर उस इंसान का हिसाब रखता हूँ जो हिलता डुलता दिखता है। आदमी जिनके पास हथियार हैं, स्पीयर्स, बोज। वो धनुषबाज के हैं जिन्हें शायद किसी नस या प्लांट फाइबर से बांधा गया है, और वो उन्हें बहुत सहजता से ले जा रहे हैं, वैसे ही जैसे आप उस चीज को ले जाते हैं जिसे आपने जिंदगी भर रोज इस्तेमाल किया हो। स्पीयर्स और एरोहेड्स का रंग फीका है, उनकी सतह थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, बोन और ऑब्सिडियन, कहीं कोई धातु नहीं है। मैं पेड़ पे बैठे सेंट्री को बदलते हुए देखता हूँ और उसकी जगह एक नया आदमी आता है। मैं सूरज की पोजीशन से वक्त चेक करता हूँ, फिर इंतजार करता हूँ। 2 घंटे बाद सेंट्री फिर बदलता है। बदलने का वक्त वही है, 10 मिनट इधर उधर। मैं इसे नोट कर लेता हूँ। ये सिस्टमैटिक है, इत्तेफाक नहीं। इन लोगों का अपना एक असली सिक्योरिटी रोटेशन है। मैं पैलिसेड के दक्षिण पूर्वी कोने को बेहतर तरीके से देखने के लिए अपनी पोजीशन बदलता हूँ। वहाँ एक अलग ढांचा है, दूसरों से छोटा, जमीन के करीब, भारी खंभों से बना, जिन्हें बहुत पास पास लगाया गया है। घर से ज्यादा वो किसी बाड़े पेन जैसा है। इस कोने पर पैलिसाड की दीवार में एक गैप है, जहाँ 2 खंभे उम्र की वजह से बाहर की ओर झुक गए हैं। उनकी जड़ें जमीन में सड़ रही हैं। किसी ने उसे ठीक नहीं किया, या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या उन्हें लगता है कि कोई अंदर नहीं आ पाएगा। मैं उस बाड़े को देखता हूँ। उसके अंदर कोई है, बैठा हुआ, घुटने ऊपर की ओर मुड़े हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैं पक्का करने के लिए पूरे 2 मिनट तक देखता हूँ। हाँ, एक जीता जागता इंसान है, क्योंकि देखते वक्त उसने धीरे से अपनी पोजीशन बदली। उसने कुछ ऐसा पहना है जो उस कोने तक पहुंचने वाली धुंधली रोशनी को कैच कर रहा है। मैं फिर से अपनी पोजीशन बदलता हूँ, पहाड़ी के किनारे धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए। 30 मीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगाता हूँ, ताकि कोई हलचल न हो। इस नए एंगल से रोशनी बेहतर है, करीब 20 सेकंड के लिए, जब हवा से कैनोपी हिलती है। एक सफ़ेद शर्ट, ब्रेस्ट पॉकेट पर वो मैच क्रेस्ट, बाहों पर नीली पाइपिंग। मैं उस शर्ट को जानता हूँ। 4 दिन पहले मैंने भी वही शर्ट पहनी थी। मैं पहाड़ी पे अगले 2 घंटे और रुकता हूँ। मैं सेंट्री रोटेशंस को एक बार फिर गिनता हूँ, लगातार 3 बार, सब एक जैसे। रात में फ्रीक्वेंसी शायद कम हो जाएगी, एक सेंट्री शायद 2, जो गेट संभालेंगे। दक्षिण पूर्वी कोना अपनी सड़ती लकड़ी और पेड़ की परछाइयों की वजह से लगभग तय है कि बिना निगरानी के होगा। मैं नोट करता हूँ कि खाना पकाने की आग कहाँ है। कंपाउंड के बीच में 3 जगह आग जल रही है, और ये भी कि शाम को कहाँ की आग सबसे पहले बुझती है। दक्षिण पूर्वी कोना उन तीनों से सबसे ज्यादा दूर है। बाड़े का गेट रस्सी से बांधा गया है, मोटी रस्सी, प्लांट फाइबर से बुनी हुई, कई बार लपेटी गई। चाकू उसे काट देगा, पर जल्दी नहीं। गांव और मेरे कैंप के बीच का जंगल। मैं अब इसे 3 बार पार कर चुका हूँ। मुझे पता है कहाँ जमीन नरम है, कहाँ जड़ें हैं जिनसे ठोकर लग सकती है, कहाँ झाड़ियाँ इतनी घनी है कि आपकी रफ्तार धीमी कर दें। मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जो दूसरों से तेज है, अगर आपको ठीक से पता हो कि पैर कहाँ रखने हैं। मैं वापस चलना शुरू करता हूँ। तैयारी के लिए मेरे पास अंधेरा होने तक का वक्त है। ये काफ़ी वक्त नहीं है, और यही वो सारा वक्त है जो मेरे पास है। तैयारी में 4 घंटे लगते हैं। सबसे पहले रस्सी। मैं 3 मीटर की लियान बेल को 2 परतों में गूंथता हूँ और साथ साथ उसकी मजबूती टेस्ट करता जाता हूँ। लियाना वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए। ये बारीकी के काम के लिए बहुत सख्त है और कुछ दिनों में सूख जाएगी। और ये उस काम के लिए काफ़ी मजबूत है जो मुझे अभी करना है, ताकि जब मैं उस कॉम्पाउंड के अंदर रहूं तो मेरे हाथ में कुछ तो हो। दूसरी चीज़, टॉर्चेस।
हरी टहनियों और सूखे रेशों से बनी दो टॉर्चेस जिन्हें मैंने जानवरों की फैट में भिगोया है। 4 दिन पहले मैंने एक छोटे स्तनधारी जीव को मारा था जो शायद एक बड़ा चूहा जैसा कुछ था और मेरे फूड स्टोर में चोरी कर रहा था। मैंने आग के ऊपर बांस के एक टुकड़े में उसकी चर्बी निकाली थी। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद सिर्फ 1 चम्मच के बराबर, लेकिन दो टॉर्चेस को कुछ मिनटों तक जलाए रखने के लिए काफ़ी है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं इन्हें नहीं जलाऊंगा, लेकिन इनका पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, एक ट्रिप वायर। मैं वापस गांव की तरफ जाता हूँ, पूरे रास्ते नहीं, बस उस पगडंडी तक जहां रास्ता दो बड़ी जड़ों के बीच संकरा हो जाता है। एक नेचुरल चोक पॉइंट जहां से गांव से मेरे कैंप की ओर भागने वाले किसी भी शख्स को गुजरना होगा। मैं रास्ते पर टखने की ऊंचाई पर लियाना कॉर्ड का एक टुकड़ा फैलाता हूँ, जिससे दोनों तरफ की जड़ों से ठीक उस जगह बांधता हूँ जहां यह अंधेरे में नजर ना आए। इसके ऊपर एक टहनी से क्विक रिलीज नॉट के जरिए लटका हुआ मैं 4 भारी पत्थरों का एक गुच्छा टांग देता हूँ। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। दौड़ते हुए इस कॉर्ड से टकराओ और गांठ खुल जाएगी। पत्थर जड़ों की सख्त सतह पर गिरेंगे। अंधेरे में तेज भागते हुए ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे दोनों तरफ की दुनिया एक साथ ढह रही है। ये किसी को रोक पाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे तनाव में कितने डिसिप्लिन हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वे इंसान ही हैं। चौथी चीज, मैं खाना खाता हूँ। मैं खुद को सूखे मांस का पूरा पोर्शन खाने के लिए मजबूर करता हूँ, भले ही मेरा पेट अभी खाने में जरा भी इंटरेस्ट न ले रहा हो। आज रात जो भी हो, मुझे अगले कई घंटों तक फुर्ती से काम करना होगा और इसके लिए सिस्टम में फ्यूल की जरूरत है। आओ, मुझे आग के ऊपर बनी जड़ से खाते हुए देख रहा है। मैं अपना सिर झुकाता है। मैं वापस आऊंगा, मैं उससे कहता हूँ। ये कहना थोड़ा अजीब लगता है पर फिर भी मैं कह देता हूँ। मेरे अंदाजे से जब आधी रात होती है मैं निकल पड़ता हूँ। पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा रास्ते के मुकाबले ज्यादा खड़ा है। 150 मीटर पार करने में मुझे 20 मिनट लग जाते हैं। मैं हर कदम बहुत सोच समझ कर रखता हूँ और पत्थर लुढ़कने पर हर बार रुक जाता हूँ। आओ, कैंपर ही है। वह यहाँ मेरी मदद नहीं कर सकता और उसके सिग्नल सेंट्री तक पहुंच सकते हैं। पेड़ के प्लेटफॉर्म पर बैठा सेंट्री आसमान की रोशनी में एक परछाई जैसा दिख रहा है। मैं उसे नीचे से देख सकता हूँ, जिसका मतलब है कि अगर वह सीधे नीचे देखे तो वह ढलान को भी देख सकता है। मैं उस पेड़ से काफी दूरी बनाए रखता हूँ। पूर्व की ओर से घूमकर मैं पैलेसेड की तरफ एक ऐसे एंगल से बढ़ता हूँ जिससे मेरे और सेंट्री की आईलाइन के बीच 3 बड़े फर्न्स का झुंड आ जाए। वह सड़ चुकी स्टेक बिल्कुल वही है जहां मुझे याद थी, बल्कि वैसी दो हैं। बाईं वाली जड़ से सड़ चुकी है और दाईं वाली बीच से टूटी हुई है। मैं बाईं वाली पर अपना हाथ सपाट रखता हूँ और धीरे धीरे लगातार धक्का देता हूँ। कोई झटके वाली मूवमेंट नहीं, वह हिलती है। मैं और जोर लगाता हूँ। वह मिट्टी से रगड़ खाती है जैसे कोई बहुत धीरे से सांस छोड़ रहा हो। मैं वहीं जम जाता हूँ। 30 तक गिनती करता हूँ। सेंट्री हिला नहीं है। मैं फिर धक्का देता हूँ। स्टेक बाहर की तरफ झुक जाती है। उसका आधा रास्ता देता है और वहां इतना गैप बन जाता है कि मैं तिरछा होकर अंदर चल सकूं। पैलेसेड के अंदर मैं झुककर अंदरूनी दीवार के साथ चलता हूँ, उन पैनी लकड़ियों को अपने सिर के ऊपर रखते हुए। पेन यहाँ से 20 मीटर दूर दूसरे कोने में है। पास की आग अब बस नारंगी कोयलों बदल चुकी है। पूरा गांव सो रहा है। मुझे पास की झोपड़ी से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है, जो बहुत धीमी और स्थिर है। पेन का गेट एक अकेला लट्ठा है जिसे 2 कांटेदार लकड़ियों पर टिकाया गया है। मैं उसे हटा देता हूँ। उसका वजन लगभग कुछ भी नहीं है। लट्ठे के नीचे असल रास्ता रस्सियों से बंद है, वही मोटी रस्सियों की लपेट जो मैंने पहाड़ी से देखी थी। मैं अपनी नाइफ को पहली परत में डालता हूँ और काम शुरू करता हूँ। रस्सी सूखी, सख्त और मजबूत है। नाइफ उसे काट तो रही है पर सफाई से नहीं। मुझे हर रेशे को आरी की तरह काटना पड़ रहा है और रेशे बहुत कसकर बने हैं। 60 सेकंड, 70, 80। जब मैं 60% रस्सी काट चुका होता हूँ तभी पेन के अंदर की आकृति हिलती है और खड़ी हो जाती है। मुझे अंधेरे में मेरी तरफ मुड़ता हुआ एक चेहरा धुंधला सा नजर आता है। वह अपना मुंह खोलता है। इससे पहले कि आवाज बाहर आए मेरा हाथ उसके मुंह पर होता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह एकदम से अकड़ गया है, उसकी हर मसल तनाव में है। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले जाता हूँ और जापानीज में फुसफुसाता हूँ, शांत रहो, मैं स्कूल से हूँ। हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक लंबा सन्नाटा। मैं अपनी हथेली पर उसकी पल्स महसूस कर सकता हूँ, बहुत तेज। फिर धीरे से उसके कंधे ढीले पड़ते हैं। वह मेरे हाथ पर ही सिर हिलाकर हामी भरता है। मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ। वह एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं वापस रस्सी काटने लगता हूँ। 30 सेकंड और आखिरी परत भी कट जाती है। मैं गेट को उतना ही खोलता हूँ जितने में वो बाहर निकल सके। करीब से मैं उसे साफ देख सकता हूँ। छोटा सा कद, स्कूल की शर्ट और ट्राउजर्स दोनों बुरी तरह गंदे। उसके चश्मे का एक शीशा बीच से टूटा हुआ है। वो मुझे एक गहरे और परखने वाले अंदाज से देखता है जो इन हालातों में भी अजीब तरह से शांत लगता है। मैं पैलेसेड के गैप की तरफ इशारा करता हूँ। वो सिर हिलाता है। हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि कुत्ता भौंकने लगा। यह आवाज परिसर के दूसरी तरफ से आ रही थी। एक अचानक तेज और बढ़ती आवाज जो सन्नाटे को चीर रही थी। मैं कुत्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। मैं अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालता हूँ और सूखे मांस का वह टुकड़ा निकालता हूँ जिसे मैं इसी मौके के लिए लाया था और आवाज की दिशा में फेंक देता हूँ। एक सटीक निशाना लगाकर मैं लड़के की कलाई पकड़ता हूँ और भागता हूँ। 6 सेकंड में हम गैप से बाहर होते हैं। पीछे से भौंकने की आवाज बंद हो जाती है। उस मांस के टुकड़े ने मेरा काम कर दिया।
उस डिस्ट्रैक्शन ने मुझे ठीक उतना ही मौका दिया जितने की ज़रूरत थी। तभी गेट के पास से एक तेज़ और चौकन्नी आवाज़ आती है। कोई दूसरा सेंट्री को जवाब दे रहा है। हम भागते हैं। मैं आगे हूँ क्योंकि मैं इस ज़मीन को जानता हूँ। मुझे पता है कि पहली ढलान के पास जड़ कहाँ उभरी हुई है, इसलिए मैं बिना अपनी रफ्तार कम किए उसे लांघ जाता हूँ। मुझे पता है कि 20 मीटर आगे ज़मीन कहाँ नरम है, इसलिए मैं दाईं ओर मुड़ जाता हूँ। लड़का बिल्कुल मेरे पीछे है। वह किसी चीज़ से टकराकर लड़खड़ाता है और मैं उसे रुकने के बजाय कलाई से पकड़कर सीधा खींच लेता हूँ। हमारे पीछे गांव जाग रहा है, आवाज़ें बढ़ रही हैं, मशालों की रोशनी हिलने लगी है। हम उन दो जड़ों के बीच वाले संकरे रास्ते चोक पॉइंट पर पहुंचते हैं। मैं बिना सोचे उस ट्रिप वायर के ऊपर से कूद जाता हूँ। मुझे उसकी सटीक जगह पता है। लड़का भी मेरे कदमों के निशान पर चलते हुए उसे पार कर जाता है। 40 सेकंड बाद मुझे पीछे से भागकर आते लोगों के उससे टकराने की आवाज़ आती है। सख्त जड़ों पर 4 भारी पत्थरों के गिरने की आवाज़ वाकई असरदार थी। इसके बाद चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, फिर कुछ गिरने की और फिर और ज़्यादा शोर। मैं इसका मज़ा लेने के लिए रुकता नहीं हूँ। 4 मिनट, शायद 5, बस इतना ही वक्त हमें मिला है। हम हर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। हम कैंप पहुंच जाते हैं। मैं लियाना कर्टन को हटाकर अंदर घुसता हूँ और लड़का पीछे आता है। मैं पर्दे को वापस गिरा देता हूँ। हम अंधेरे में उस ओट ओवरहंग के नीचे खड़े होकर जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और मैं पूरे 3 मिनट तक जंगल की आवाज़ें सुनता हूँ। पीछा करने वालों की आवाज़ें धीमी पड़ती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। मैं चैन की सांस छोड़ता हूँ। एओ अपनी जगह से एक हल्की आवाज़ करता है, वही 2 सुरों वाली आवाज़, लेकिन धीमी, जैसे बात कर रहा हो। मुझे नहीं पता इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। शायद कुछ नहीं, शायद बस हाल चाल ले रहा है। लड़का जमीन पर भारी कदमों से बैठ जाता है, अपने घुटनों को ऊपर खींचता है और टूटे हुए चश्मे को नाक पर ऊपर ढकेलता है। वह कैंप के चारों ओर देखता है। आग का गड्ढा, बांस के बर्तन, लटका हुआ खाने का सामान, बुना हुआ पर्दा, उसी परखने और हिसाब लगाने वाले अंदाज से जैसा वो पेन के अंदर था। उन्होंने मुझे कई दिनों तक रखा, वह कहता है। उसकी आवाज़ धीमी और सपाट है। मुझे कम पर रेगुलर खाना दिया। वह रुकता है। मैं समझ नहीं पाया क्यों। शायद वे तुम्हें किसी चीज़ के लिए बचा रहे थे। वह इस पर विचार करता है, शायद, या फिर उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया था। उसका नाम नो शुरिकावा है, उम्र 17 साल। स्कूल में वह मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक बहुत बड़ा विद्वान था। शारीरिक रूप से छोटा, हल्का, वो इंसान जिसे हर चीज में सबसे आखिर में चुना जाता है। लेकिन उन 4 दिनों तक उस पिंजरे में बैठे हुए उसने सिर्फ देखा। वो मुझे गार्ड्स की रोटेशन बताता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मैच करती है। साथ ही 2 ऐसी बारीकियां भी जो मुझसे छूट गई थी। वो मुझे शिकारियों की अंदाजन गिनती बताता है। हथियारबंद वयस्क आदमी जिनकी संख्या वो 14 से 17 के बीच बताता है, जो मेरी गिनती के बराबर ही है। वो मुझे बताता है कि जब हथियार इस्तेमाल में नहीं होते तो उन्हें कहाँ रखा जाता है। परिसर की उत्तरी दीवार पर बनी एक संरचना जो दूसरों से बड़ी है और जिसके पास हमेशा कम से कम एक आदमी रहता है। वह ये सब मुझे बहुत शांत और व्यवस्थित तरीके से बताता है, जैसे वो अपने दिमाग में बने नोट्स पढ़ रहा हो। मैं कुछ भी बोलने से पहले सब कुछ ध्यान से सुनता हूँ। तुम 4 दिनों तक एक पिंजरे थे, मैं आखिर में कहता हूँ, और तुमने वो सारा वक्त एक डेटाबेस बनाने में लगा दिया। नो मुझे टूटे हुए शीशे के पीछे से देखता है। मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता था। मैं उन 3 दिनों के बारे में सोचता हूँ जो मैंने जंगल से देखते हुए, सावधानी से चलते हुए और जो कुछ भी दिख रहा था उसे दर्ज करते हुए बिताए थे। मुझे लगा था कि मैंने बहुत बारीकी से काम किया है। मुझे गार्ड रोटेशन, अंदाजन गिनती और पेन की लोकेशन पता चल गई थी। नू को वो सब तो पता था ही, साथ ही हथियारों का स्टोर, उनकी इंटरनल सोशल हायरार्की, उनका रोजाना का शेड्यूल और परिसर के अंदर पानी का सोर्स भी पता था। उसने यह सब एक पिंजरे के अंदर से 4 दिनों में किया, बिना किसी नोट्स के। कुछ नहीं, मैं कहता हूँ, तुमने बिल्कुल सही किया। वह सिर हिलाता है और फिर से उसी व्यवस्थित नज़रों से कैंप को देखने लगता है, जैसे हर चीज़ को अपने दिमाग में फाइल कर रहा हो। बाहर जंगल फिर से शांत हो गया है। उत्तर में 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर गांव की आग अब आसमान के कोने पर बस एक धुंधली नारंगी चमक रह गई है। अब उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं। उन्हें शायद पहले से ही शक था, शायद बीच पर बने एसओएस को देखकर या धुएं से, जब तक मैंने उसे छिपाना नहीं सीखा था। लेकिन अब वे जानते हैं कि हम सिर्फ भटके हुए सर्वाइवर्स नहीं हैं। अब उन्हें पता है कि कोई उनके इलाके में घुसा और उनके कैदी को वापस ले गया। खेल का माहौल बदल चुका है। सूरज निकलने से पहले ही आओ ने मुझे जगा दिया, उसकी आवाज से नहीं, उस बेल से। 3 रात पहले मुझे ओट ओवरहैंग के पास मिट्टी में धातु का एक छोटा टुकड़ा मिला था, एक मुड़ा हुआ टुकड़ा जो मेरे अंगूठे के नाखून जितना बड़ा था और टकराने पर गूंजने के लिए काफी पतला था। मैंने अपनी नाइफ की नोक से उसे एक छल्ले का रूप दिया और तार के रेशे से एओ के बाएं पैर में बांध दिया। इतना ढीला कि उसे चुभे नहीं, इतना कसकर कि वह निकले नहीं। जब वह तेजी से हिलता है तो वह एक पतली और साफ आवाज चाइम करता है। वह भी बहुत तेजी से हिल रहा है। पूरी तरह जागने से पहले ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता हूँ। हाथ में नाइफ लिए मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। एओ प्रवेश द्वार के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा है। अब वह बिल्कुल शांत है, बेल भी खामोश है। उसका सिर उत्तर पूर्व की ओर है। 2 सुरों वाला सिग्नल, छोटा, तीखा और कटा हुआ, 2 बार आता है और फिर बंद हो जाता है। लोग पास हैं। मैं प्रवेश द्वार पर झुकता हूँ और बिना हाथ लगाए लियाना कर्टन के पार देखता हूँ।
सुबह की हल्की रोशनी में जंगल ग्रे और धुंधला सा दिख रहा है। मैं पूरे 2 मिनट तक देखता हूँ, कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन हमारे उत्तर पूर्व में ऊंचे पेड़ों पर पक्षी शांत हो गए हैं, जैसे कोई लहर धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रही हो। झाड़ियों को चीरकर कोई चीज आ रही है, जिसकी वजह से पक्षी एक के बाद एक उड़ रहे हैं, एक से ज्यादा चीजें। मैं वापस अंदर आता हूँ और नू को जगाता हूँ। वह पहले से ही आधा जगा हुआ है, शायद उसकी नींद बहुत अच्छी है। वह उठकर बैठता है, अपना टूटा हुआ चश्मा पहनता है और बिना बोले मुझे देखता है। मैं 2 उंगलियां उठाता हूँ और उत्तर पूर्व की तरफ इशारा करता हूँ। वह एक बार सिर हिलाता है। स्काउट्स, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेन ग्रुप नहीं है, वे सिर्फ ट्रैक कर रहे होंगे, हमला नहीं। निशानों की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा रुकता है। उन्हें निशान मिल जाएंगे। मुझे पता है कि वह सही कह रहा है। मैंने सावधानी बरती है, जहां हो सके पत्थरों पर चला हूं, टहनियां नहीं तोड़ी और आग की राख को फैला दिया है। लेकिन सावधानी का मतलब गायब होना नहीं है। इस ओट के नीचे 2 लोग रह रहे हैं, और 2 लोग चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, सुराग छोड़ ही जाते हैं। यहाँ एक पैर का निशान, वहां दबी हुई काई मॉस, पके हुए मांस की हल्की गंध। कितना वक्त है, मैं पूछता हूँ। वे पहले वापस जाकर रिपोर्ट करेंगे। वह कुछ पल के लिए सोचता है, शायद अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। फिर वे पूरी ताकत के साथ आएंगे। वे शिकार करते वक्त अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। मैंने उन्हें पिंजरे से 3 बार देखा है। वे साइकोलॉजिकल एडवांटेज पसंद करते हैं। वह मुझे देखता है। हमारे पास आज रात तक का समय है, 6 घंटे, शायद 8। 6 घंटे। मैं कैंप के चारों ओर देखता हूँ। इन दीवारों के अंदर 5 दिनों की मेहनत, बांस के बर्तन, फूड स्टोर, आग का सिस्टम, औजार, चट्टान से टिकी हुई भाला, वह सब कुछ जो मैंने शून्य से बनाया था। हम भाग सकते हैं, मैं कहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भागना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। नू तुरंत अपना सिर हिलाता है। वे इस आइलैंड को जानते हैं, हर रास्ता, पानी का हर सोर्स, हर मैदान। खुले में हम उनसे काफी धीमे होंगे, हमारे पास कोई कवर नहीं होगा, और वे हमें आसानी से घेर लेंगे। वह ओट, लियाना कर्टन और दोनों तरफ की चट्टानी दीवारों की ओर इशारा करता है। यहाँ हम 50 मीटर के दायरे की जमीन को उनसे बेहतर जानते हैं। हमारे ऊपर छत है और दोनों तरफ चट्टानें। वे सिर्फ 3 दिशाओं से आ सकते हैं। वह रुकता है। भागना और भी बुरा होगा। मैं ठीक 4 सेकंड तक इस बारे में सोचता हूँ। तो फिर हम तैयारी बिल्ड करते हैं, मैं कहता हूँ। पहला घंटा सिग्नल नेट बनाने में जाता है। मेरे पास इस्तेमाल के लायक कुल 40 मीटर रस्सी कॉर्डेज है। लियाना की रस्सी, ताड़ के रेशे जो मैं जमा कर रहा था, और मेरी बेल्ट की अंदरूनी डोरी। मैं इसका इस्तेमाल कैंप के हर रास्ते पर टखनों की ऊंचाई पर ट्रिप लाइंस का जाल बिछाने के लिए करता हूँ, सिर्फ एक रास्ते को छोड़कर। ये लाइंस पतली और काली हैं और जमीन पर ऊबड़ खाबड़ ऊंचाइयों पर फैली हैं, जिन्हें जड़ों और नीची टहनियों के बीच बांधा गया है। ऐसी जगह जहां प्राकृतिक साए उन्हें दिन की रोशनी में भी छिपा लेंगे। रात की तो बात ही छोड़िए। हर लाइन के साथ मैं 3-4 सूखे पत्तों का गुच्छा बांध देता हूँ। सख्त पत्ते, जो हिलने पर कड़कड़ाहट की आवाज करते हैं। बहुत तेज आवाज नहीं, लेकिन अंधेरे में जब कोई चुपके से चलने की कोशिश कर रहा हो, तो घुटनों की ऊंचाई से आने वाली अचानक सरसराहट उसे आधा सेकंड के लिए ठिठकने पर मजबूर कर देगी। और वह आधा सेकंड मेरे लिए ये जानने के लिए काफी है कि वे कहाँ हैं। जिस एक रास्ते को मैंने साफ छोड़ा है, वह उत्तर पूर्व का रास्ता है। वही दिशा जहां से वे आए थे, और जिसे कोई भी मंझा हुआ ट्रैकर सबसे कम सुरक्षित रास्ता समझेगा। मैं चाहता हूं कि वे बाकी रास्तों को बंद देखें और खुद ब खुद इसी खुले रास्ते की तरफ आएं। उस खुले रास्ते के अंत में हम एक गड्ढा खोदते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है। ओट के नीचे की मिट्टी पथरीली और सूखी है, और हमारे पास औजार के नाम पर सिर्फ एक नुकीली लकड़ी है, मेरी नाइफ का हैंडल, जिसे मैं खुरचने के लिए इस्तेमाल करता हूं, और हमारे हाथ। नो बहुत बुरी तरह खुदाई कर रहा है। उसके हाथ इस काम के लिए नहीं बने हैं, और 15 मिनट के अंदर ही उसकी हथेलियां छिल जाती हैं। वह रुकता नहीं है। वह खुरचना और मिट्टी हटा जारी रखता है, सलीके से, तेज नहीं। 40 मिनट बाद हमारे पास लगभग 80 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा है। नो पीछे बैठकर अपने शरीर से उसकी गहराई नापता है। काफी नहीं है, वो कहता है। वो शिकायत नहीं कर रहा, बस सच बता रहा है। एक समझदार आदमी खुद को 80 सेंटीमीटर के गड्ढे से आसानी से बाहर खींच सकता है। हमें कम से कम 120 सेंटीमीटर चाहिए, या फिर हमें इसे और चौड़ा करना होगा, ताकि गिरते वक्त खुद को संभालना मुश्किल हो। चौड़ा करते हैं, मैं कहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मिट्टी और पथरीली होती जा रही है। कितना चौड़ा? कम से कम 1.5 मीटर। अंधेरे में दौड़ते हुए अचानक किसी चौड़े गड्ढे में गिर जाना, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि दीवारें कहाँ हैं। गहराई से ज्यादा वो डिसोरिएंटेशन, दिशाभ्रम डरावनी होती है। हम इसे और चौड़ा खोदते हैं। 1 और घंटा बीत गया। मेरे कंधों में एक अजीब सा दर्द है, जिसकी अब मुझे आदत हो रही है। हम ईस्ट साइड में करीब 90 सेंटीमीटर नीचे एक बड़े सपाट पत्थर से टकराते हैं और उसके चारों ओर खुदाई करते हैं। तैयार गड्ढा लगभग 90 सेंटीमीटर गहरा और 180 वाइड है, करीब करीब गोल। मैं पास की झाड़ियों से 20 पतली टहनियां काटता हूँ और उन्हें एक ढीली परत की तरह ओपनिंग्स के ऊपर बिछा देता हूँ। फिर उसके ऊपर सूखे पत्ते बिछाता हूँ। नो उन सब पर मिट्टी की एक पतली कोटिंग छिड़क देता है। दिन की रोशनी में 2 मीटर की दूरी से भी मैं ग्राउंड टेक्सचर में फर्क देख सकता हूँ।
अगर मैं अंधेरे में ध्यान से देखूं, तेज चलते हुए उस रास्ते को फॉलो करते हुए जो कैंप पेरीमीटर के पार जाने वाला इकलौता साफ रास्ता दिखता है, पर तुम ध्यान से नहीं देखोगे। अच्छा है। नू कहता है कि वो इसे उसी तरह देखता है जैसे वो हर चीज को देखता है। मेजरिंग, लॉगिंग, फाइलिंग एकदम परफेक्ट नहीं है, पर अच्छा है। पूरी दोपहर टॉर्चेस बनाने में निकल जाती है। मैं 4 ग्रीन ब्रांच हैंडल्स बनाता हूँ जिनके सिरों पर सूखी फाइबर हेड्स हैं और उन्हें जानवरों की चर्बी फैट में भिगोया गया है। मैं उनमें से 3 को कैंप पेरीमीटर के आसपास ऐसी प्रीसेट पोजीशंस पर रखता हूँ जहां मैं तेजी से पहुंच सकूं, और एक अपने हाथ में रखता हूँ। शाम ढलते ढलते मैंने फेंकने वाले पत्थरों का एक ढेर भी जमा कर लिया है, मुट्ठी के साइज के, इतने गोल कि सटीक निशाना लग सके, और इतने खुरदरे कि हाथ से फिसले नहीं। मैं उन्हें वहां एक स्टैक में रखता हूँ जहां नो बैठने वाला है। वो पत्थरों को देखता है। तुम चाहते हो कि मैं इन्हें फेंकूं? किसी पर नहीं, बस उनके पास। जड़ों और पेड़ के तनों पर टकराने की आवाज। अंधेरे में ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे लोग हों। उसने एक पत्थर उठाया और अपनी हथेली पर उसका वजन चेक किया। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता है। वो आए मेरे अंदाजे से रात के करीब 2 बजे होंगे। कुछ और सुनाई देने से पहले ही आवाज बेल बजती है। जैसे ही वो अपनी जगह से उड़ता है, 3 बार तेजी से आवाज होती है। फिर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वो ओवरहैंग के हाई पॉइंट पर चला जाता है। मैं पहले से ही जागा हुआ हूँ। मैं 1 घंटे से जागा हुआ हूँ, क्योंकि किसी घटना के होने से पहले एक खास तरह की खामोशी छा जाती है, और अब मैं उसे पहचानने लगा हूँ। मैं नूर के कंधे पर 2 बार थपकी देता हूँ। वो पहले से ही उठकर बैठा है। 5 मिनट बीत जाते हैं। फिर सिग्नल नेट में कुछ फंसता है। वेस्टर्न अप्रोच से सूखे पत्तों की सरसराहट, तीखी और अचानक। फिर नॉर्दर्न अप्रोच से आधा सेकंड बाद 2 कॉन्टैक्ट्स एक साथ फ्लैंक्स को टटोल रहे हैं। वो पहले पेरीमीटर चेक कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। 40 सेकंड का सन्नाटा, फिर नॉर्थ ईस्ट पाथ, साफ रास्ता, खुला हुआ रास्ता। और इस बार ये सिर्फ प्रोब नहीं है, मुझे कदमों की आहट सुनाई दे रही है। जमीन पर पड़ते वजन से मिट्टी के दबने और खिसकने की आवाज हमारी ओर एक स्थिर गति से बढ़ रही है। कई कदमों की आवाज, एक के पीछे एक। मैं गिनता हूँ, 1, 2, रुककर 3, 4, 5। 5 लोग हैं। मैं बुझी हुई टॉर्च को कसकर पकड़ता हूँ और इंतजार करता हूँ। ग्रुप का सबसे आगे वाला हिस्सा गड्ढे से टकराता है। आवाज तुरंत आती है और सब साफ कर देती है। एक दबी हुई चीख, जमीन से टकराने की एक जोरदार धमक। फिर ठीक पहले वाले के पीछे एक दूसरा शरीर भी अंदर गिरता है, क्योंकि वो फाइल में एक दूसरे के इतने करीब थे कि समय पर रुक नहीं पाए। 2 आवाजें, तीखी और हैरान, एक ऐसी भाषा में तेजी से बोलते हुए जो मुझे समझ नहीं आती। उनके पीछे वाले 3 लोग एकदम ठिठक जाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, दोनों सुरों में एक साथ अलार्म कॉल। मैं आगे बढ़ता हूँ और टॉर्च के सिरे को जलते हुए कोयले पर मारता हूँ। मैंने गड्ढे के किनारे कोयलों को जिंदा रखा था। दूसरी बार टकराते ही आग पकड़ लेती है। मैं नॉर्थ ईस्ट पाथ पर कदम रखता हूँ और टॉर्च को ऊपर उठाता हूँ। खड़े हुए 3 आदमी शायद 8 मीटर दूर हैं। टॉर्च की अचानक उठती रोशनी में उनके चेहरे ठीक वही दिखा रहे हैं जो मैं देखना चाहता था। गुस्सा नहीं, एग्रेशन नहीं, सरप्राइज। उन लोगों की वो सुन कर देने वाली खामोशी जिनका प्लान अभी अभी फेल हुआ है। नू पहला पत्थर ऊपर और बाईं ओर जोर से फेंकता है, और वो सबसे बाईं तरफ खड़े आदमी से 3 मीटर दूर एक पेड़ की जड़ों से जा टकराता है। दूसरा पत्थर नीचे दाईं तरफ जाता है, एक जड़ से टकराकर झाड़ियों में ऐसे घुसता है जैसे कोई चीज तेजी से हिल रही हो। तीसरा पत्थर सीधा ऊपर जाता है और ओवरहैंग के किनारे पर गिरता है, और उसकी खड़खड़ाहट चट्टानों से गूंजती है, ऐसी आवाज जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। वो तीनों आदमी कभी बाईं तरफ देखते हैं, कभी दाईं तरफ, कभी टॉर्च की ओर, तो कभी मेरे पीछे फैले अंधेरे की ओर। उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि पीछे कितने लोग हैं, और वो ये जानने के लिए वहां रुकते भी नहीं। सबसे बाईं ओर वाला आदमी कुछ कहता है, एक इकलौता शब्द, सख्त और छोटा, और वो तीनों मुड़कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। मैं उन्हें तब तक सुनता हूं जब तक आवाज पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। फिर यकीन करने के लिए 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहता हूं। गड्ढे में गिरे हुए दोनों लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। उनकी डिग्निटी को लगी चोट के अलावा उन्हें कोई खास चोट नहीं आई है। वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वो खुद को किनारे से ऊपर खींचते हैं और बिना पीछे मुड़कर देखे दूसरों के पीछे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। मैं टॉर्च नीचे करता हूँ। नू पहले से ही वेस्टर्न साइड पर सिग्नल नेट के पास झुका हुआ है। ये चेक कर रहा है कि कौन सी लाइन ट्रिगर हुई थी। यहाँ, वो कहता है, और यहाँ। वो मुझे बिखरे हुए पत्ते दिखाता है। 2 और लोग फ्लैंक्स पर थे। उन्होंने सेंटर पाथ पर बढ़ने से पहले पूरे पेरीमीटर को पढ़ा था। मुझे पता है। अगली बार नू कहता है, और उसकी आवाज़ एकदम लेवल है, डरी हुई नहीं, बस फैक्चुअल। वो और ज़्यादा लोगों के साथ आएंगे। अब उन्हें पता है कि यहाँ गड्ढा है। उन्हें पता है कि हमारे पास फायर और शोर करने का तरीका है। वो खुद को एडजस्ट करेंगे। वो खड़ा होता है, अपने घुटनों से मिट्टी झाड़ता है, और अपने क्रैक लेंस के पीछे से मुझे देखता है। हमें और लोगों की ज़रूरत है, वो कहता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ, हमें ज़रूरत है। हमले की अगली सुबह मैं इन्वेंट्री लेता हूँ। फूड, 4 दिनों का ड्राइड मीट बचा है। अगर खींच तान कर चलाएं तो शायद 5। अब एक नहीं, 2 लोग हैं, जिसका मतलब है कि टाइमलाइन आधी रह गई है। वाटर स्टेबल है। झरने से आने वाला बैम्बू पाइप अभी भी चल रहा है।
टूल्स, 2 नाइव्स, स्पीयर, बोड्रिल और एक बोन नीडल। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। करीब 40 मीटर की कॉर्डेज, अलग अलग क्वालिटी की टॉर्चेस। कल रात के बाद अब 3 बची हैं। जब से मैं साइलेंट पर आया हूँ वो बोर इस कैंप के चक्कर लगा रहा है। हर सुबह मुझे ताज़ा प्रिंट्स मिलते हैं। वो झरने के पास कहीं नॉर्थ की तरफ पानी पीता है, जहाँ से मैं पानी भरता हूँ। गीली ज़मीन पर उसके ट्रैक्स की गहराई के हिसाब से उसका वजन करीब 60 किलोग्राम होगा। और वो एक जवान नर है। हूफ पैटर्न संकरा है, स्ट्राइड लेंथ सामान्य है। वो कोई विशाल टेरिटरी होल्डर नहीं है जिससे मैं शुरू में डर रहा था, फिर भी खतरनाक है। 60 किलोग्राम का वो मांस और मसल का लोथड़ा जो तुम्हें रास्ता देने के बजाय तुम्हें कुचलना पसंद करेगा। साथ ही 60 किलोग्राम मीट, फैट, बोन और हाइड जो हमारी फूड सप्लाई को 5 दिनों से बढ़ाकर 3 हफ्तों तक ले जा सकता है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मैं 9 से कहता हूँ। वो सिग्नल लाइट की मरम्मत करते हुए ऊपर देखता है। और फिर क्या? और फिर मैं उसे मार डालूंगा। वो पल भर के लिए इस पर विचार करता है। कैसे? वो मैं उसे ढूंढने के बाद तय करूंगा। बाद में सोचने पर लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं था। 40 मिनट बाद मुझे वो बोर एक वाटर होल के पास मिलता है। वो झरने के किनारे खड़ा है, मेरे रेगुलर कलेक्शन पॉइंट से करीब 120 मीटर उत्तर में, एक चौड़े उथले हिस्से में जहां पानी सपाट पत्थरों के ऊपर बहता है। जवान नर, जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, उसकी खाल गहरे रंग की और बिसिल है। उसकी थूथन स्नाउट हवा को पढ़ने के लिए लगातार हिल रही है। उसके टस्क छोटे हैं, शायद 8 सेंटीमीटर्स, लेकिन अगर वो किसी नरम चीज से टकराएं तो गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफी हैं। मैं डाउनविंड हूँ, जो इकलौती चीज मैंने सही की। मैं एक बड़ा चक्कर काटता हूँ और दक्षिण से आता हूँ, अपने और उसके बीच पेड़ों की ओट रखते हुए करीब 20 मीटर की दूरी पर रुकता हूँ। बोर अभी भी पानी पी रहा है, सिर नीचे, पूरी तरह बेखबर। 20 मीटर ये काफी करीब है। बेर ने इससे भी ज्यादा दूरी से स्टेशनरी टारगेट्स पर स्पीयर फेंके हैं। मैं स्पीयर उठाता हूँ, शाफ्ट के साथ निशाना साधता हूँ और फेंकता हूँ। बोर हिलता है, पर हमले की वजह से नहीं। वो बस अपना वजन बदल रहा है, अपना सिर उठा रहा है। कोई जंगली इंस्टिंक्ट जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो मूवमेंट मुश्किल से 15 सेंटीमीटर का था, लेकिन 20 मीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर का मतलब सेंटर मास और खाली हवा के बीच का अंतर होता है। स्पीयर हवा को चीरता हुआ निकलता है, झरने के किनारे से टकराता है और दूसरी तरफ की चट्टानों पर किसी छोटे धमाके जैसी आवाज के साथ गिरता है। बोर भागता नहीं है, वो मुड़ता है। मेरे पास यह समझने के लिए सिर्फ 2 सेकंड थे कि मैंने फैसले लेने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। इससे पहले कि वो बोर चार्ज करता, फुल एक्सेलरेशन पर 60 किलोग्राम का वो जानवर 20 मीटर्स का फासला इतनी तेजी से तय करता है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं मुड़ता हूँ और सबसे करीबी पेड़ की ओर दौड़ता हूँ, जो करीब 12 मीटर दूर एक बड़ा हार्डवुड पेड़ है, और शायद 2 कदम की दूरी से बच निकलता हूँ। मैं उसकी उभरी हुई जड़ों का इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह करके तने पर चढ़ जाता हूँ और जमीन से 4 मीटर ऊपर सबसे निचली टहनी पर खुद को खींच लेता हूँ और नीचे देखता हूँ।